हेलो बच्चों, कैसे हो आप। प्रो आईक्यू में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 10वीं कक्षा का मराठी का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है शाल। तो लेट्स स्टार्ट। शाल यानी शॉल, जो ठंडी में हम अपने ऊपर लपेटते हैं ताकि हमें ठंडी ना लगे। अब लेखक का परिचय। रा. ग. जाधव ये कवी, समीक्षक, ललित लेखक, साहित्याची जाण आणि बहुआयामी समीक्षा वृत्ती यातून त्यांची समीक्षा विकसित झाली। इन्होंने कवि, समीक्षक, ललित लेख इत्यादि किया हुआ है। व्यापक वाङ्मयीन दृष्टिकोन आणि चिंतनात्मकता ही त्यांच्या समीक्षेची वैशिष्ट्ये आहेत। त्यांच्या समीक्षाविषयक लेखनाची 30हून अधिक पुस्तके आहेत। उन्होंने 30 से भी ज़्यादा किताबें लिखी हुई है। त्यांचे साहित्य आणि सामाजिक संदर्भ आनंदाचा डोह, निळी पहाट, आधुनिक मराठी कवयित्रींची कविता, साठोत्तरी मराठी कविता व कवी, आगळी वेगळी नाटकं ही समीक्षात्मक पुस्तकें, ये जो किताबें हैं ये उन्होंने लिखी हुई है। वियोग ब्रह्म, मावळतीच्या कविता हे कविता संग्रह इत्यादी लेखन प्रसिद्ध आहे। 1970 ते 1990 या काळात ते विश्वकोशाच्या संपादनात सहभागी होते। 1970 से 1990 इस समय मराठी का जो विश्वकोश बन रहा था, उसे बनाने में उनका बहुत योगदान है। शालीभोवती असलेल्या लेखकाच्या आठवणी या पाठातून व्यक्त झाल्या आहेत। हाँ, तो ये जो लेखक थे वो राइटिंग करते थे, लिखते थे, बहुत अच्छे किताबें उन्होंने लिखी हुई थी और वो एक फेमस राइटर थे। तो लोग उन्हें सम्मान करते थे, उनको बुला के उनका आदर सत्कार करते थे और उसके लिए एज अ सिंबल वो लेखक को शाल देते थे। और उसी शॉल की उनके पास बहुत सारे यादें हैं। शाल ही प्रतिकात्मक आहे। शालीमुळे येणारा शालीनतेचा संदर्भ अंतर्मुख करणारा आहे। पाठातील औदार्याचे उदाहरण हे माणसाची संवेदनशीलता जपणारे आहे। वस्तूंच्या संदर्भातील आठवणीचे मोल महत्त्वाचे असते। कोणत्याही निर्जीव वस्तूशी निगडीत असलेले संदर्भ मानवी भावना तरल ठेवतात। वस्तूंशी निगडीत कोणतीही आठवण असो अथवा प्रसंग, त्याचे मानवी संदर्भ सर्वार्थाने महत्त्वाचे ठरतात। तो बच्चों, हम इस पाठ में शॉल के बारे में लेखक की जो यादें हैं वो दिखेंगी, वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। शॉल तो एक सिंबल है, पर कुछ चीज़ें हमारी यादों से जुड़ी रहती है। उसी का दर्शन हमें इस पाठ में होगा। चीज़ें निर्जीव होती है, यानी चीज़ों को जान नहीं होती, पर उससे जुड़ी यादें, कुछ घटनाएं हमेशा हमें याद रहती है। वैसा ही कुछ हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम पाठ शुरू करते हैं। एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे एक कामानिमित्त गेलो होतो। लेखक कहते हैं कि एक बार मैं पु ल देशपांडे यानी पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे, ये मराठी के एक काफ़ी फेमस राइटर है। इनकी रचनाएं प्रसिद्ध है। तो हमारे जो लेखक है ये इनके घर एक बार कुछ काम से गए थे। काम झाल्यावर मी निघण्याच्या बेतात होतो, यानी काम तो हो गया था
और वो निकलने की तयारी में थे, निघण्याच्या बेतात, निकलने की तयारी में. तेवढ्यात सुनीताबाईंनी मला थांबवले व विचारले, सुनीताबाई, ये पुल देशपांडे की मिसेस, उनकी पत्नी, इन्होंने भी मराठी साहित्य में बहुत योगदान दिया हुआ है. तो ये सुनीताबाई ने उनको ठहराया और उनको पूछा, तुम्हाला शाल दिली तर चालेल काय? यानी तुम्हें आपको शाल दी तो चलेगा क्या? मी एका पायावर हो म्हटले. यानी मैं झट से तयार हो गया. पु ल व सुनीताबाई यांनी मला शॉल द्यावी हा मला मोठा गौरव वाटला. पुल देशपांडे और सुनीताबाई, इन्होंने मुझे शॉल दे, ये मुझे मेरे लिए बहुत सम्मान लगा. गौरव यानी सन्मान. ती शॉल मी माझ्या खोलीतल्या सूटकेसमध्ये ठेवून दिली. वो शॉल मैंने लिए और उसे मेरे रूम में एक सूटकेस में रख दी. वापरली मात्र कधीच नाही, उसे मैंने कभी यूज नहीं किया. पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो. वाई ये महाराष्ट्र का एक गांव है, उसका नाम है वाई. विश्वकोश डिक्शनरी, मैंने ऊपर आपको बताया था कि मराठी की एक डिक्शनरी बनी थी, उसमें उन लेखक का बहुत बड़ा योगदान है. तो उसके कुछ काम से वो वाई गाव को गए थे. तिथे नदी काठच्या प्राज्ञ पाठशाळेच्या खोलीत मी राहत असे. तो वाई गांव को नदी के किनारे एक स्कूल था, उसका नाम था प्राज्ञ पाठशाला. तो इसके एक रूम में लेखक रह रहे थे. खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या प्रवाहावर होत्या. उस रूम की खिड़कियाँ दक्षिण यानी साउथ की तरफ खुलती थी और वो वहाँ पे एक नदी थी जिसका नाम था कृष्णा नदी. उसके चिंचोळ्या प्रवाहावर यानी जहाँ पे नदी की धारा ऐसी नैरो हो जाती है, छोटी हो जाती है, वहाँ पे उनकी रूम थी. थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकीखालील घाटाच्या छोट्या तटावर तिचे छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून मासे पकड़ण्याचा उद्योगात होती. तो वो ठंडी के दिन थे. लेखक ने देखा कि उनकी खिड़कियों के नीचे जो नदी थी उसका किनारा था, वहाँ पर एक औरत आई हुई थी और उसके पास एक छोटा बच्चा था. उस बच्चे को उसने एक टोपली में रखा था और उसको वहाँ पे रख के वो मासे पकड़ने यानी फिश पकड़ने के लिए चली गई. उद्योगात यानी कामात. बच्चों को उसने वहाँ पे रखा और वो मछलियाँ पकड़ने लगी. तिचे बाळ कडाक्याच्या थंडीने कुडकुडत रडत होते. उसका जो बच्चा था वो ठंडी की वजह से कुडकुडत यानी ठिठूर के रो रहा था. पण आई तिकडे बघतच नव्हती. पर वो औरत उधर ध्यान ही नहीं दे रही थी, वो बस अपने काम करती जा रही थी. मला मात्र राहवले नाही, पर मुझसे ये देखा नहीं गया. मी सूटकेस मधील पुलकित शाल काढली. मैंने सूटकेस में से शॉल निकाली. कौन सी शॉल निकाली? पुलकित शॉल जो कि पुल देशपांडे ने उनको दी थी, उसको उन्होंने पुलकित शॉल कहा है. तो उन्होंने वो शॉल अपने बैग में से निकाली. 5-50 रुपयांच्या नोट्या काढल्या व त्या बाईला हाक मारली और कुछ 5-50 रुपये निकाले और उस औरत को उन्होंने खिडकी के पास बुलाया. खिडकीतून ते सर्व खाली दिले आणि म्हटले, त्या बाळाला आधी शालीत गुंडाळ आणि मग मासे मारत बैस. लेखक ने वो सब औरत को दिए.
पैसे, शॉल, और फिर उसको बोले कि पहले उस बच्चे को तुम इस शॉल में लपेट लो और लगे तो बाद में तू अपना काम करते बैठना. या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उभेपेक्षा अधिक होती. ये जो इंसिडेंस वहाँ पे हुआ था, लेखक ने जो शॉल उस औरत को दी थी, इसकी ऊब यानी इसका जो आनंद है वो उनको शालीच्या उभेपेक्षा अधिक होता है. यानी जब उनको शॉल मिली थी उससे भी कहीं ज़्यादा आनंद उन्हें ये शॉल उस बच्चे को देने के बाद हुआ था. कविवर्य नारायण सुर्वे खूप सभा सम्मेलन गाजवत. नारायण सुर्वे ये भी मराठी के एक बहुत ही फेमस कवि है. इनकी बहुत सारे सभा सम्मेलन होते थे. पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षही झाले. साहित्य सम्मेलन यानी कि मराठी के जो राइटर लोग थे, राइटर, कवि, वो सब साल में एक बार इकट्ठे मिला करते थे, उसे बोलते हैं साहित्य सम्मेलन. उसके वो अध्यक्ष थे. परिणामतः त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरती असे. वो अध्यक्ष थे इसलिए उनके प्रोग्राम के लिए बहुत भीड़ रहती थी. अहोरात्र यानी जब भी कार्यक्रम हो, रात दिन जब भी, तब भीड़ रहती थी. प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शॉल व श्रीफळ त्यांना मिळत राही और हर एक प्रोग्राम में उन्हें लोग सम्मान करते थे. और सम्मान का सिंबल शॉल, तो शॉल और श्रीफळ, श्रीफळ यानी नारियल, तो उन्हें शॉल और नारियल मिलता था. एकदा ते मला म्हणाले, या शॉली घेऊन घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे. कवि नारायण सुर्वे एक बार लेखक को बोले कि मैं ये शॉल ले लेके अब मैं खुद शालीन बन रहा हूँ. शालीन यानी सभ्यता, नम्रता, जेंटल पर्सन, ऐसे मैं बन रहा हूँ. त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधिक खोच माझ्याच नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणारी होती. यानी उन्होंने जो बोला था, उपरोध खोच यानी व्यंग्यात्मक टीका करना, तो उन्होंने जो बोला था वो सिर्फ मेरे ही नहीं तो सभी के ध्यान में आए कि उन्हें क्या बोलना था. शॉल व शालीनता यांचा संबंध काय. शॉल और शालीनता यानी शॉल और सभ्यता, इनका क्या संबंध है. खरे तर खरीखुरी शालीनता शालीविना शोभते. लेखक को ऐसे लगता है कि सच में सभ्यता, विनयता ये तो शाल के बिना भी अच्छी लगती है. सुर्वे मुळातच शालीन. ये कवि जो है वो पहले से ही सभ्य थे. शालीच्या वर्षावाखाली त्यांची शालीनता कधी हरवली नहीं. यानी उन्हें जो शॉल मिलती थी, उन्हें जो सम्मान मिलता था, उसके बौछार, वर्षाव यानी बौछार के नीचे उन्होंने कभी अपनी शालीनता, सभ्यता नहीं छोड़ी. वो हर समय सभ्य, शालीन, जेंटल थे. कभी क्षीण ही झाले नहीं और कभी वो कमजोर भी नहीं हुए. उन्हें कुछ घमंड भी नहीं आया था. मी कविवर्यांना म्हटले, शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईल. फिर लेखक कवि को बोले कि अगर शॉल की वजह से शालीनता या सभ्यता आती होंगी तो मैं तो उसके लिए कर्ज लेने के लिए तैयार हूँ. भिकेला लागेन, भीक मागूंगा, पण शेकडो शाली खरेदी करून सर्वांना एक एक शाल लगेचच नेऊन देईल. और उसके लिए मैं तो बहुत शॉल खरेदी करूँगा और सबको एक एक जाके दे दूंगा. यावर तो शालीन कवि मनापासून हसला. इस पे वो कवि दिल से हंसने लगे. शालीमुळे शालीनता येते की जाते या प्रश्नाचे माझे उत्तर जाते असेच आहे. लेखक फिर सोचने लगे कि अगर शाल मिलने से सभ्यता आती या जाती है, ऐसे अगर किसी ने मुझे पूछा तो मेरा तो जवाब होगा कि शॉल मिलने से सभ्यता चली जाती है. सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमवून बसण्याचा धोकाच मोठा आहे. किसी का सम्मान करेंगे, उसको शॉल देंगे, तो मुझे ऐसे लगता है उसमें की सभ्यता कम होंगी.
मी 2004 साली मराठी साहित्य सम्मेलनाचा बिनविरोध अध्यक्ष झालो। आगे लेखक कहते हैं 2004 में जो मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ था उसका वो अध्यक्ष हुए हैं। तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालींचा वर्षाव झाला। जब मैं साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष बन गया था तब तत्कालीन यानी उस समय 1-2 साल में मेरे ऊपर शॉल की जैसे बरसात हो गई थी, यानी इतना सन्मान हुआ था। एवढ्या शाली जमत गेल्या की माझ्या 8x6च्या खोलीत त्यांना ठेवणे शक्य नव्हते। मेरे पास इतनी शॉल जमा हो गई कि मेरी जो रूम थी वो कि 8x6 की रूम, उसमें वो पूरे रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मग मी सगळ्या शालींचे गठोडे बांधून ते निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले। फिर मैंने वो सब इकट्ठे जमा किए और मेरे निकटवर्ती यानी क्लोज फ्रेंड के पास उन्होंने वो रखने के लिए दिए व त्या शाली वापरण्याचे वगैरे त्यांना सर्वाधिकार दिले और फ्रेंड को बोला कि तुम्हें ये यूज़ करनी है तो यूज़ कर सकते हो। उसका सर्वाधिकार यानी ऑल राइट्स। बेचारा अति प्रामाणिक यानी मेरा जो फ्रेंड था वो भी अति प्रामाणिक यानी ईमानदार। मेरा फ्रेंड भी बहुत ईमानदार था। त्याच्याही छोट्या खोलीत त्याने ते सांभाळले। हालांकि उसकी रूम भी छोटी थी पर फिर भी उसने वो संभाल के रखी। हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना। धीरे धीरे मैंने सब शॉल किसी किसी को दे दी। किसको दी? तो जो गरीब है उनको, श्रमिकांना यानी जो कि काम करते हैं उन्हें ये सब मैंने शॉल दे दिया। या सुमारास मी शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुता रोज संध्याकाळी जात असे। तो इसी बीच में शनिवार पेठ, महाराष्ट्र में जो पूना शहर है उसमें का एक एरिया है शनिवार पेठ, वहाँ पे एक ओंकारेश्वर मंदिर था। वहाँ के पुल के ऊपर मैं रोज शाम को घूमने जाता था। तेथील कट्ट्यावर बसने मला आवडे। वहाँ पे बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक दिवस काय घडले कि कडक थंडीच्या दिवसात एक दिन क्या हुआ कि बहुत ठंड थी और एक म्हातारा यानी बूढ़ा आदमी, अशक्त यानी कि वीक, जिसने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं होगा ऐसा, भिक्षेकरी यानी भिकारी, कट्ट्याला लागूनच चिरगुटे टांगून व पांघरून कुळकुळत बसल्याचे मी पाहिले। ऐसा एक भिखारी मैंने देखा कि वो वहाँ पे बैठा हुआ था। चिरगुटे यानी बहुत फटे हुए कपड़े की चादर वो डाल के वो वहाँ पे बैठा था। उसने आंख के ऊपर भी फटी हुई चादर ली थी और वो ठंडी से ठिठुर रहा था। ऐसे लेखक ने वहाँ पे देखा। दुसऱ्या दिवशी मी 2 शॉली घेऊन ओंकारेश्वरच्या कट्ट्यावर आलो। जब लेखक ने ये देखा तो दूसरे दिन शाम को घूमने आते समय उन्होंने 2 शॉल लाई और वो वहाँ पे आए। तो म्हातारा होताच, वहाँ पे वो बूढ़ा आदमी था, त्याला दोन्ही शॉली दिल्या। उसको वो दोनों भी शॉल उन्होंने दे दी। त्याने थरथरत्या हातांनी मला नमस्कार केला। तो बूढ़े आदमी ने शॉल लेने के बाद अपने कपकपाते हुए हाथों से लेखक को प्रणाम किया। पुढे 4-5 दिवस मला काही कामांमुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वरला जाण्यास उसंत लाभला नहीं। आगे 4-5 दिन काम था इसलिए मैं वहाँ पे घूमने के लिए गया नहीं। मुझे उसंत यानी समय ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला वहाँ जाने के लिए। त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे ये जा करीत राहिलो और उसके बाद मैं हमेशा की तरह जाते आते रहा। मग एकदम त्या भिक्षेकरी वृद्धाची आठवण आली। फिर एक दिन मुझे अचानक वो बूढ़े आदमी की याद आई। तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हताच। फिर लेखक वहाँ देखने गए तो वो उसकी हमेशा की जगह पे नहीं था। तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मी उठलो व पुलावरून चालू लागलो। फिर मुझे ऐसे लगा कि एक राउंड लगा के देखते हैं कि वो कहाँ पे है।
पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षेकरी म्हातारा दिसला। लेखक को वो पुल के बीच में वो बूढ़ा आदमी, बूढ़ा भिकारी दिखा। मी लगबगीने त्याच्याकडे गेलो, लगबगीने, घाईघाईने, जल्दी जल्दी से। लेखक उसके पास जल्दी जल्दी से गए। पाहतो तो काय, तीच चिरगुटे अंगाखाली व अंगावर तेच कुड़कुड़ने, तेच दिनवाने जीने। फिर लेखक ने देखा तो उनको क्या दिखा कि उन्होंने वही फटी पुरानी चादर अपने आंग के नीचे ली है और ऊपर से वैसे ही फटी पुरानी चादर लिए हुए है और वैसे ही वो ठंडी से थरथरा रहा था और उसका वही बुरा हाल था। मी म्हटले, बाबा तुम्ही मला ओळखले? फिर लेखक ने उसे पूछा कि बाबा क्या आपने मुझे पहचाना? त्याने नकारार्थी मान हलवली। नकारार्थी यानी नहीं बोलते हुए। उन्होंने ना बोलते हुए अपनी गर्दन हिलाई। मग मीच म्हटले, बाबा 5-6 दिवसापूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होत्या, आठवते? फिर लेखक ने ही उनको याद दिलाई कि बाबा मैंने 5-6 दिन पहले 2 शॉल आपको दिए थे। अब याद आया मैं कौन हूँ? यावर म्हातारा खुल्ला व पुन्हा हाथ जोड़ून म्हणाला। ये देख के उस बूढ़े आदमी का चेहरा खिल गया और हाथ जोड़ के वो बोला, हे भल्या माणसा, हे अच्छे माणूस, हे अच्छे माणसा, हे अच्छे इंसान, तू लई मोठा, यानी तू बहुत बड़ा है। म्यासनी शाली दिल्या, म्यासनी यानी मुझे तुमने शॉल दी। पण बाबा म्या भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील? पर मैं हूँ भिकारी और मुझे ये शॉल कैसे अच्छी दिखेंगी? त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाईट। वो अच्छे दिखने से अच्छा मुझे मेरी पेट की भूख लगी। मी शाली इकल्या व 2-3 दिवस पोटभर जेवून घेतलं बाबा। मैंने वो शॉल बेच डाली और 2-3 दिन पेट भर के खाना खाया। आमचं हे असलं बिकट जीणं, यानी हमारा ये जीना ऐसा हार्मफुल दर्द भरा जीना है। तुझं लई उपकार आहेत बाबा। लई यानी बहुत, तुम्हारे बहुत उपकार है मुझ पे, ऐसे वो बूढ़े आदमी ने लेखक से कहा। बूढ़े आदमी ने क्या किया था? जो शॉल लेखक ने उन्हें दी थी उसको उसने बेच दिया था और 2-3 दिन पेट भर के खाना खाया था। शालीची शोभा आणि ऊब व पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब, यानी शाल से जो शोभा आती थी, जो दिखता था, और उससे उसकी जो ऊब थी, उसकी जो गर्मी थी, उससे उस भिखारी को पेट की अग्नि यानी खाना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। भुकेल्यास अन्न द्यावे, तहानलेल्यास पानी द्यावे। भूखेल्यास यानी जिसको भूख लगी है उसको खाना देने का, जिसको भूख लगी है उसे खाना दो। तहानलेल्यास पानी द्यावे, जिसे प्यास लगी है, तहानलेल्या यानी प्यास लगी है, उसको पानी दे। आणि हेही जमले नाही तर, और ऐसे भी नहीं जमा तुमको, किसी को खाना देना, किसी को पानी देना भी नहीं जम रहा, तर अभाग्यांना सन्मानाच्या शाली तरी द्याव्या। तो ऐसे अभागी यानी जिनके भाग अच्छे नहीं, अनलकी, उनको ये जो शॉल मिलती है वो तो भी देना, ऐसे लेखक ने इस पाठ में बताया है।